अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आज का जो हमारा इमिग्रेशन टॉपिक है जी, उस पे हम बात करेंगे। ये जो रिमूवल का वर्ड आप सुनते होंगे, रिमूवल और डिपोटेशन में जो है क्या डिफरेंस आ जाता है जब कंट्री से किसी को डिपोट किया जाता है कि जी, और जब यहाँ किसी को कंट्री से रिमूव किया जाता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है और कौन से ऐसे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे अब आप दोबारा जो है वो यूके में वापस आ सकते होते हैं, जिसको री एंट्री बैन जो है वो कहा जाता है। नंबर एक तो ये है कि इसमें दो चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर वन तो ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिमूवल जो है। सो एडमिन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे ये आ जाता है कि जब आप को होम ऑफिस का जो डिपार्टमेंट है वो आपको अंडर सेक्शन 10 जो है इमिग्रेशन एक्ट जो है उसके मुताबिक आपको जो रिमूवल के जो है वो ऑर्डर देता है। और सेकंड जो है इसमें पार्ट आ जाता है जब आपको डिपोर्ट जो है वो किया जाता है, डिपोटेशन जिसको कहते हैं वो होती है। और उसमें जो ऑब्वियसली इमिग्रेशन एक्ट 1971 जो है उसके मुताबिक आती है। अब इनमें टेक्निकली तौर पे अगर हम इसको देखते हैं तो जो जो डिपोटेशन जो है, जो डिपोर्ट करना होता है, ये सीरियस जो मैटर्स में जो है वो आ जाता है। सो रिमूवल में बाज़ का जो है बेशुमार फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और बाज़ का जो आपकी रिमूवल जो होती है वो वॉलंटरी होती है। बाज़ का आप खुद जो है अपनी खुशी से जो है वो कंट्री लीव कर रहे होते हैं, या बाज़ का जो है आपको एक लेटर या एक जो एक ऑर्डर जो है वो इशू किया जाता है कि वी कैन रिमूव यू। तो फिर आप जो है अपनी मर्ज़ी से जो है वो आप रिमूवल अपनी लेते हैं। सो उसमें डिपेंड करता होता है। जैसे इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे देता हूँ कि एक शख्स जो है वो यूके में आया ऑन विजिटर वीज़ा आया, और उसके बाद उसने 6 मंथ जो है या 2 महीने या 1 मंथ या 8 मंथ वट एवर जो भी उसका टाइम था, वो यहाँ पे इलीगल जो है वो बैठा रहा, ओवरस्टे हो गया एक्चुअली। जो है जो आप उसका टाइम वीज़ा था, लेट से 6 मंथ्स का था, उसने 6 मंथ्स ऐसे ही गुजार दिए। उसके बाद उसने सोचा मुझे जो है कंट्री लीव कर जाना चाहिए। अब वो यहाँ से कंट्री छोड़ गया, वो खुश अपनी खुशी से जो है पल्ले से अपनी पॉकेट से टिकट ली, वापस चला गया। अब जो है अब उसके ऊपर जो है टेक्निकली तौर पे 1 ईयर का जो है वो री एंट्री बैन होगा। अब अगर वो 1 साल गुजार लेता है और आफ्टर 1 ईयर जो है 1 साल के बाद जो है वो अपनी नई एप्लीकेशन, नए ऑब्वियसली जो भी रूल्स के मुताबिक वो अप्लाई करेगा, मे बी वो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करता है, स्पाउस वीज़े पे आता है, स्किल्ड वर्क, जो भी रूल्स के मुताबिक वो करेगा, तो वो उसमें किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो नहीं आ सकता कंट्री में, क्योंकि जो उसके ऊपर जो एक जो रिस्ट्रिक्शन जो थी उसके ऊपर 1 ईयर की, वो उसने फुलफिल कर ली, उसने जो था उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं डिपोटेशन की तरफ जो है। सो उसमें यह है कि एक शख्स जो है वो यूके में रहता है, लेकिन वो किसी ना किसी क्राइम में जो था वो साथ में या इन्वॉल्व हुआ। तो ऐसी कंडीशन, अब वो क्राइम्स कौन कौन से हैं, कितनी डेज का क्राइम है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उसमें अगर मेन चीज़ डिपोटेशन की तरफ जब हम आते हैं तो वो एक सख्त क्राइटेरिया होता है, और यहाँ पे भी 2-3 कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस आ जाते हैं। अदरवाइज़ जो है अगर किसी के एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस नहीं हैं, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि वो आपका जो बैन है वो फॉरएवर है, वो हमेशा के लिए है, जब तक आप अगर उसको ख़त्म नहीं करवाते हैं। अगर आपका डिपोटेशन जो ऑर्डर था आपने उसको रिवोक नहीं करवाया, तो और वो अगर कंटिन्यू चलता रहता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपका फॉरएवर हमेशा के लिए जो है वो बैन आपके ऊपर जो है वो लगता है। अब उसमें ऑब्वियसली इसमें इस तरह के जो डिपोटेशन जो आ जाती है, डिपोर्ट करना होता है, वो नॉर्मली तौर पे जो है वो सीरियस क्राइम्स की कंडीशंस में ही आता है, जहाँ पे किसी के सीरियस जो है वो क्राइम में वो इन्वॉल्व होता है। ऑब्वियसली इसकी अब 3 सेपरेट जो है वो कैटेगरीज जो हैं वो आ जाती है। एक आ जाता है जहाँ पे सीरियस ऑफेंडर है, कुछ जो सीरियस किसी क्राइम में जो था वो इन्वॉल्व था, इसमें ऑटोमेटिकली जो है विल बी डिपोटेड। सो उसमें किसी तरह की जो है वो कोई जो जिसको कहेंगे कोई पॉइंट जो है बचने का, वो ऐसा इतना
ज़्यादा होता नहीं है। सो अब सीरियस क्राइम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये आ जाता है कि कोई ऐसे क्राइम जैसे रेप हैं या कोई जो वायलेशन है, मर्डर है या कोई और इस किस्म के सीरियस क्राइम जो आ जाते हैं जिसकी सज़ा जो होती है, पनिशमेंट जो है, जिसको हम 4 साल से जो है वो ज़्यादा लेके जाते हैं। कोई ऐसा जुर्म जहाँ पे आपको जो पनिशमेंट है वो 4 साल 4 ईयर से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली विल बी ऑटोमेटिकली जो डिपोटेशन की तरफ आ जाता है और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ बचत के चांसेस यही होते हैं अनलेस यू हैव अ वेरी कंपेलिंग कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस, बड़ा कोई सॉलिड किस्म की आपकी अगर कोई ऐसी ग्राउंड है कि नहीं मुझे चाहे 4 साल की सज़ा हो गई है या मैं 4 साल की सज़ा भुगत चुका हूँ या मैं भुगतना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे यहाँ से कंट्री से रिमूव करना जो है इट्स नॉट ये कोई इतना मेरे लिए अच्छा नहीं है। मे बी मेरे बहुत सीरियस किस्म के कंपेलिंग किस्म के सर्कमस्टांसिस हैं कि अब वो कंपेलिंग किस्म के सर्कमस्टांसिस क्या हैं वो हर शख्स की एक अपनी हिस्ट्री जो है वो उसमें वो आ जाती है। बहरहाल जो 4 साल से ज़्यादा जुर्म में 4 ईयर प्लस में आते हैं उनका जो है केस खासा टफ हो जाता है। और अगर हम मीडियम ऑफेंडर की तरफ आ जाते हैं जो जिनकी सज़ा जो होती है वो 4 साल से कम आ जाती है, जो इट कुड बी बिटवीन 1 टू 2 ईयर्स 3 ईयर्स बट लेस दैन 4 ईयर्स में अगर आती है तो यहाँ पे जो है ऑब्वियसली डिपोटेशन जो है होती है, यहाँ पे भी ऑर्डर आता है लेकिन अनलेस जो है यहाँ पे एक ऑप्शन जो है उनको दे दिया जाता है। मे बी किसी के जो है अगर आपकी प्राइवेट लाइफ जो है उसमें प्राइवेट लाइफ एक्सेप्शन ये एक्सेप्शनल पॉइंट्स जो हैं वो उसमें आ जाते हैं। प्राइवेट लाइफ है, लेट्स से मे बी एक शख्स जो है उसने यूके में जो है ज़्यादा टाइम जो है वो गुजार लिया हुआ है, मे बी यहाँ पे उसको रहते हुए 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 ईयर्स हैं, 5 ईयर्स हैं, या उसकी कोई ना कोई यहाँ पे सोशल उसका हल्का बन चुका हुआ है, यहाँ पे वो उसके लोगों से मिलना जुलना है। सो टेक्निकली स्पीकिंग उसको उसके अगर यहाँ पे रूट्स जो हैं यूके में वो बन चुके होते हैं तो फिर वो थोड़ा सा उसके एक एक्सेप्शनल ग्राउंड में जो है वो आ जाता है। ऑब्वियसली वो साबित उसी शख्स ने करना होता है जिसको इस तरह की जो है वो डिपोटेशन का जो है वो ऑर्डर जो है वो आता है। अब इसमें ऑब्वियसली क्या क्या आप रियली सोसाइटी में आप इंटीग्रेट जिसको कहते हैं घुल मिल चुके हुए हैं, आप बड़ा एडजस्टेड हैं, सो ये आपको साबित करना होता है उसमें। और सेकंड ये आ जाता है फैमिली लाइफ जो है, ये भी एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में आ जाती है। फैमिली लाइफ से मीनिंग ये है कि एक शख्स जो है वो उसकी वाइफ है या उसका बच्चा है, बच्चा मे बी उसका ब्रिटिश बच्चा है या उसके बच्चे को यहाँ पे रहते हुए ज़्यादा टाइम हो गया है, मे बी उसको 7 ईयर चाइल्ड रूट के ऊपर हैं पेरेंट्स जो हैं, या वो बच्चा जो है यहाँ पे उसको मोर देन 5-6 ईयर्स जो है यहाँ पे रहते हुए हो गए हैं। अब ये है कि बच्चा चूँकि यहाँ पे सोसाइटी में रह रहा है तो वो ऐसी सिचुएशन में भी जो है ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में आ जाते हैं कि क्या डिपोटेशन को जो है वो स्टॉप किया जा सकता होता है। तो ऑब्वियसली स्टॉपल का बस एक ही पॉइंट ये आ जाता है कि जी के यहाँ पे मेरी जो वाइफ है या फैमिली है या बच्चे जो हैं या ब्रिटिश हैं या वो अदरवाइज़ हैं तो वो यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ पे मुझे ना निकाला जाए यहाँ से जो है। और थर्ड जो है वो ऑप्शन ये आ जाता है कि अगर आपके वेरी कंपेलिंग सर्कमस्टांसिस हैं, मे बी आपके अगर बच्चे नहीं हैं लेकिन आपका जेन्युइन एक रिलेशनशिप है किसी के साथ, आपका पार्टनर है जो ब्रिटिश हो सकते हैं, जो ईयू सेटल्ड पर्सन जो है वो हो सकते हैं, या अगर उनका जो है वो यहाँ पे किसी और वीज़ा कैटेगरी के ऊपर हैं लेकिन आप का रिलेशनशिप चूँकि उनके साथ जेन्युइन है और आपको रिमूवल जो है वो इस तरीके से जो है वो पॉजिटिव वे जो है आपके लिए नहीं हो सकता। और उसमें बहुत से केसेस ऐसे जहाँ पे जो सेंटेंस जो है, जो सज़ा जो है, अगर वो लेस दैन 12 मंथ्स की आ जाती है, 1 साल से कम उम्र की आ जाती है, सो उसमें जो है ऑब्वियसली नो ऑटोमेटिक डिपोटेशन का ऑर्डर तो इसमें नहीं आता। इस तरह के केसेस में नॉर्मल रिमूवल का जो है वो ऑर्डर होता है और उसमें जो है चाहे वो खुद से कोई अपने आप को रिमूव कर दे कंट्री से या फिर उसके बाद एक जो सर्टन पीरियड का एक बैन है, री एंट्री बैन है, वो कंप्लीट करे वापस आए, या जो है वो लेकिन इन अदर वर्ड्स अगर हम कहेंगे तो वो जो डिपोटेशन के ऑर्डर्स जो हैं वो उसमें फॉल
नहीं करते। सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था, चूँकि बहुत से लोग जो हैं वो इस तरह की चीज़ों पे कंफ्यूज होते हैं कि जी के हमें फ़लाँ टाइम पे जो था वो यूके ने डिपोर्ट कर दिया था, तो हम जो है क्या वापस आ सकते हैं। सो उसका भी एक सर्टेन टाइम होता है। क्या आपकी डिपोर्टेशन जो थी वो इलीगल थी, गैर कानूनी थी, क्या आपने उसको चैलेंज किया या नहीं किया, क्या आपको जब था कंट्री से खुद से रिमूव किया गया। यहाँ पे भी दो तीन और ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे एक शख्स जो है वो वॉलंटरी तौर पे खुद से जो है वो चला गया, फिर वहाँ पे तो मे बी री एंट्री बैन जो है वो 1 साल का है। लेकिन जहाँ पे उनसे आपने कोई वॉलंटरी रिटर्न के ऊपर आपने उनसे टिकट या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस लेते हुए जो है आप जाते हैं, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो 3 इयर्स का आपके ऊपर बैन करें। मे बी आप जो है किसी जगह पे कोई इलीगल एक्टिविटी करते हुए जो है रेड्स में, इमिग्रेशन रेड है या किसी और क्राइम की वजह से जब पकड़े जाते हैं और वहाँ से आपको जो है रिमूव किया जाता है या डिपोर्ट किया जाता है, तो वहाँ पे जो है फिर वो 10 इयर्स का जो है वो भी बैन हो जाता है। जैसे आजकल जो है बहुत से लोग जो हैं जिनके पास काम की परमिशन नहीं होती, वो जब ऐसी जगह पे उनके लिए इश्यूज़ बनते हैं तो वो जो है वो 10 इयर्स बैन की तरफ आ जाते हैं। बाज़ का वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि आप में भी आप जो है ख़ुद से अपने आप को रिमूव करें, लेकिन इस ऑल डिपेंड्स ऑन ईच पर्सन के इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो मकसद होता है वो आपको अवेयरनेस देना होता है, लॉ से आगाही होता है, नॉलेज शेयरिंग होता है। लेकिन अगेन मैं बार बार हमेशा यही कहता हूँ कि अगर किसी का कोई लीगल इश्यूज़ हों तो ऑलवेज़ टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस। ये जो मैसेज करके, कमेंट्स के ऊपर करके जब आप मुख्तलिफ़ चीज़ें गैदर करने की कोशिश करते हैं तो आप एक्चुअली अपने आप को डैमेज कर रहे होते हैं। सो जो भी आपके लीगल इश्यूज़ हों किसी भी लॉयर के पास जाया करें और वहाँ पे अपना केस जो है उसको प्रॉपरली डिस्कस करके फिर आप आगे चला करें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, गुड इवनिंग, गुड नाइट।